धर्मेंद्र यादव, आपसे शुरू करता हूं, जिन्ना से इतना प्रेम क्यों? जिन्ना साफ दिखता है। राकेश जी, ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से आपको पूछना चाहिए कि आडवाणी जी अगर जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने जाएं, वो प्रेम ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो प्रेम ज्यादा बड़ा है? मैं तो बार बार पूछता हूं, जब देश गुलाम था तो भारतीय जनता पार्टी के पुरखे अंग्रेजों से प्यार करते थे, जिन्ना से प्यार करते थे। जब देश आजाद हो गया उसके बाद भी जिन्ना का प्यार नहीं गया, चादर चढ़ाने आडवाणी जी चले गए। तो ये जो हिंदू महासभा है और मुस्लिम लीग है, जब अंग्रेज थे इस देश के अंदर तब क्या गुल खिला रही थी? अब जब वो चले गए तो क्या उनकी आत्मा इनके अंदर रह गई है या उनका डीएनए रह गया है? ये बात आज अब आप भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से स्पष्ट तौर से पूछ लीजिए कि अब देश संविधान से चल रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों से चल रहा है और इसमें इस तरह के कट्टरपंथी चीजों की कोई जगह नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव से पहले आप देखे होंगे वेस्ट बंगाल में अभी आप जो मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रहा 2020 का वो, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे क्या दे दिया? कहीं कोई मोटी रकम तो नहीं दे दी, जाओ अपना मस्जिद बनाओ और हम चुनाव जीते। तो कांग्रेस तो ये सारे सवालों का जवाब आज देश की जनता जानना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से। नहीं, वो कांग्रेस में भी रहा, फिर तो ये सवाल पलट कर निखिल जान पर भी चला जाएगा कि कहीं पुराना प्रेम कोई जग गया क्या? भारतीय जनता पार्टी तो ये मत करिए वो किस पार्टी में रहा, अलग अलग पार्टी में अलग अलग लोग घूमते रहे हैं। लेकिन धर्मेंद्र यादव, आपने कहा, मैं निखिल आऊंगा आपके पास, आपने कहा ना आडवाणी जी चले गए थे, तो आपके विधायक ने भाई आडवाणी जी से प्रेरणा लेकर जिन्ना को साफ बोला, फिर तो पार्टी विरोधी गतिविधि में निकाल दीजिए कि तुम आडवाणी जी से प्रेरणा लेकर जिन्ना को साफ बोल रहे हो, हटो पार्टी से। आडवाणी जी पे देशद्रोह लगवा दीजिए। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, आडवाणी है तो समाजवादी पार्टी लालकृष्ण आडवाणी के कदमों पर चल रही है, उनसे प्रेरणा लेकर चल रही है, उनके सिद्धांतों पर चल रही है। आप बोल दीजिए कि हाँ लालकृष्ण आडवाणी के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, बात खत्म। मैं आपसे सवाल ही नहीं पूछता हूं, चला जाता हूं आगे। शील्ड की तरह क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? देशद्रोह कर दिया जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ा के। मैं आपसे पूछ तो रहा हूं कि लालकृष्ण आडवाणी से इंस्पिरेशन है आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी के विधायक को वहां से ट्यूशन लेकर आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये बोल दीजिए कि आडवाणी जी ने जो चादर चढ़ाई थी वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है। अच्छा, मतलब सवाल मैं पूछूं, सवाल के बदले आप जवाब ना दीजिए, आप सवाल करिए, आप बोल दीजिए। तो बचने की बजाय डर लग रहा है इस मुद्दे पर बोलने में आपको, जब आप धर्मेंद्र यादव? नहीं, सवाल आप सवाल ही ऐसा पूछ रहे हैं, आप सवाल भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? नहीं, मैं तो उधर पूछूंगा। धर्मेंद्र यादव, विजय शर्मा की बारी आएगी तो उनको भी जवाब देना होगा आपके इस तर्क का। मैं किसी सवाल और मुद्दे से नहीं भागता हूं। हाँ, विजय शर्मा रिप्लाई करेंगे आपकी इस बात का, और उनको करना भी चाहिए, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि क्या लालकृष्ण आडवाणी से समाजवादी पार्टी ट्यूशन ले रही है? आप भी मार्गदर्शन ले रहे हैं जाकर? मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए क्या वो देशद्रोह की श्रेणी में अच्छा, उनसे पूछे, आपसे ना पूछे। किसी का नाम लेके उसके सामने जी लगा देना। मतलब इस डिबेट में, मेरे शो में सवाल सिर्फ बीजेपी से हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी से नहीं। आप अपने आप को सवालों से परे मानते हैं धर्मेंद्र यादव? अरे मेरे से तो आप पूछ ही रहे हैं, आप जवाब कहां दे रहे हैं? आप तो मेरे से सवाल पूछ ही रहे हैं। धर्मेंद्र भाई, आपने जवाब के बदले सवाल किया है और मुझे सीख दे रहे हैं कि मैं विजय शर्मा से पूछूं। एक सवाल करना है तो मैं आपके सवाल को टॉस कर देता हूं, मैं कहां भाग रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप जवाब दे दीजिए कि क्या लालकृष्ण आडवाणी से आपकी पार्टी के विधायक ने प्रेरणा ली है? मेरे बिल्कुल नहीं, देश के बड़े नेता रहे हो, देश के बड़े नेता है, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, हर किसी को लेनी चाहिए। उसमें क्या दिक्कत है? ठीक, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, उनसे प्रेरणा, अब ठीक है। तो देश और प्रदेश के लोग ये देखें कि समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक लालकृष्ण आडवाणी से जाकर ट्यूशन लेते हैं। पॉलिटिक्स कैसे की जाए, कैसे मुद्दों का चयन की जाए, ये जाकर बीजेपी के नेताओं से सीखते हैं प्रेरणा, और इसीलिए आप लोगों का यह हाल हो जा रहा है। चलिए विजय शर्मा रिप्लाई करिए। ये कह रहे हैं कि एलके आडवाणी नहीं गए होते जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने तो ये जिन्ना को साहब नहीं बोलते। क्या रिप्लाई है? मैं आऊंगा धर्मेंद्र यादव, आपने बोल दिया कि आप ट्यूशन ले रहे हैं, आप भी मार्गदर्शन वहीं से ले रहे हैं, बीजेपी के लोग तो ले ही रहे हैं, आप भी ले रहे हैं। प्रेरणा और ट्यूशन में अंतर। अरे पांडे जी, आप राकेश भाई, आपको याद होगी अधिवेशन में आडवाणी जी को इस्तीफा देना पड़ा था, इसी के कारण। वो हमारे फाउंडर मेंबर थे, फिर भी इस्तीफा देना पड़ा था। तो हम तो कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई होती भी है, लेकिन मैं इनसे पूछता हूं, जिस तरह से टीएमसी सरकार ने निहत्थे साधु संतों के ऊपर लाठियां बरसाई, वो किस तरह से साधु संत हाथ जोड़ रहे थे, बेहोश हो गए,
उसके ऊपर भी 2 शब्द बोलेंगे। इनके अखिलेश यादव कुछ बोलेंगे? पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। सिर्फ वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश की तर्ज पे वहां किसी तरह से लाठीचार्ज किया गया। क्या उस बात का ही समर्थन करते हैं? और मैं बताता हूं भाई, ये वेस्ट बंगाल में पहला नहीं है। मुर्शिदाबाद में जो बाप बेटे चंदन दास और उनके फादर साहब की डेथ हो गई थी, उसमें अभी 13 लोगों को दोषी ठहराया कोर्ट ने। वो भी इसी तरह के हमले थे। उस पर भी कुछ बोलेंगे क्या? तो जो ये जिस तरह का ये प्रयोग कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, उस पर इनको जवाब देना चाहिए। अच्छा, ये तो क्या इंडी गठबंधन वालों का तो इतिहास रहा है। मैं कुछ इतिहास की बातें बता देता हूं। एक मोइनुल हक चौधरी थे, आप देखेंगे वो जिन्ना के पर्सनल सेक्रेटरी थे। 1967 में उनको मंत्री बनाती है कांग्रेस सरकार। 1971 में उनको औद्योगिक मंत्री बना देते हैं इंदिरा गांधी सरकार में। और उसके बाद में उन्होंने क्या काम किया था पता है आपको? उन्होंने कहा था, जिन्ना ने उनके ऊपर कहा था कि आसाम तो मेरी जेब में है। आसाम में उन्होंने बाहर से जितने घुसपैठिए थे उनको बचाने का काम किया। और वो आदमी जिन्ना का, उसको कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले किस तरह से बोलते हैं, ये हताश हैं। इनका चाल चरित्र चेहरा देश के सामने आ चुका है। और फखरुद्दीन अहमद जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने ही इमरजेंसी लगाई, उनकी ही शागिर्दी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। तो इनका चाल चरित्र चेहरा ये है। तो और मैं नाम गिना देता हूं, दूसरा नाम एक और बता देता हूं मैं आपको। एक नाम थे मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला ने सिर्फ कृषि के नाम पे कि मैं लेवल ला रहा हूं, किस तरह से घुसपैठिए वहां बसाए आसाम के अंदर, वो भी सर्वविदित है। और उनको जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, मैं आता हूं विजय शर्मा आपकी इस बात से। संविधान और एक कार्यक्रम में निखिल जैन नितिन गडकरी पहुंचे हुए थे। एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी पहुंचे हुए थे और संभवतः वो कोई बुक का विमोचन था, किताब का विमोचन का कार्यक्रम था। और उसमें भी ये चर्चा छिड़ी कि कांग्रेस ही बीज बो रही है हिंदू मुस्लिम का इस देश में। उसी ने बोया, उसी का काम। देखिए राकेश जी, माफ कीजिएगा राकेश जी, सबसे पहले तो मैं इस चीज का जवाब दे दूं कि जो भाजपा के मित्रों को हर चीज पे एक हल्ला और इशू बनाने की आदत है कि किसी ने जिन्ना साहब बोल दिया, जिन्ना जी बोल दिया तो वो जिन्ना प्रेमी हो गए। वो ये नहीं देख रहे कि उसी भाषण में परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर भी बोला गया। सिंपल सी बात है, हमारे आचरण, हमारी जुबान की आदत है किसी के नाम के आगे भी जी या साहब लगा देने की। इसका मतलब ये नहीं है हम उनके विचारों से सहमत हैं या उनका आदर करते हैं। दूसरी बात एक ये कही गई कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने बंगाल में हिंदुओं पे लाठीचार्ज करा जब वो बांग्लादेश के हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ये नहीं बताएंगे भाजपा के मित्र कि वैसा ही लाठीचार्ज दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी हिंदू ही थे, उनपे भी ऐसा ही लाठीचार्ज हुआ था। क्योंकि आप हाई कमीशन के बाहर या डिप्टी हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, पुलिस आपको हटाएगी। मैं लाठीचार्ज का बिल्कुल समर्थक नहीं हूं, बट हाँ, भारत एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमें अपनी इमेज रखनी है। हाई कमीशन के बाहर किसी भी तरीके का अराजक प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, हर सरकार रोकती है। उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इन्होंने बताई कि जिन्ना के पर्सनल सेक्रेटरी को कांग्रेस ने कुछ दे दिया था। अब मैं इन्हें बताना चाहूंगा, इनकी तो पार्टी ही जिन्ना की खानदान ने फंड करी थी। जिन्ना के दोते कौन थे? नुस्ली वाडिया सबसे बड़े फंडर रहे थे वो जनसंख्या, अगर आपको याद हो तो आप तो बात नहीं करिए। और जिन्ना के साथ सरकार किसने बनाई थी? कांग्रेस ने तो नहीं बनाई थी। 1938 में आप ही, 1937 या 1938 में आप ही नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हिंदू महासभा जो थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, वो उनके साथ सरकार बना रही थी। तो फालतू के मुद्दों पे बात करने की जगह जवाब भाजपा के मित्रों को ये देना चाहिए कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं पे और बाकी अल्पसंख्यकों पे। अच्छा, पहले विजय शर्मा कुछ रिप्लाई कर रहे हैं, फिर मैं नाजिया के पास जाता हूं। बोलिए विजय शर्मा, बोलिए। मैं निखिल जी से एक बात कहना चाहता हूं, मुझे जरा दिखाइए वो वीडियो ऑडियो जहां लाठीचार्ज किया गया दिल्ली में। अब टीवी पे बैठ के आप कुछ भी बोल दीजिए, ये बेकार की बात है। आपने वीडियो, पूरे देश की मीडिया ने वीडियो चलाया कलकत्ता में किस तरह से साधु संतों के ऊपर लाठियां बरसाई गई है, रोड के ऊपर डाला गया है। यहाँ डिटेन करना एक अलग चीज होती है और लाठियां बरसाना बेहोश लोगों के ऊपर, साधु संतों के ऊपर। यहाँ कौन से साधु संत थे जी दिल्ली के अंदर? तो ऐसी बात ना बोले मेरे मित्र। दूसरा, मैंने जवाब दिया एसपी प्रवक्ता किस तरह से जिन्ना के बारे में बोल रहे थे, तो मैंने जिन्ना प्रेम दिखाया कांग्रेस पार्टी का कि कांग्रेस पार्टी नहीं विजय शर्मा, मैं आपको रोकता हूं। एक बात निखिल जैन ने कही, मैं आता हूं सर, आता हूं। एक मिनट। निखिल जैन ने कही कि ये भारतीय संस्कृति है, किसी को भी सम्मान दे देना, किसी को भी बोल देना। तो नाजिया ऐसा करेंगे कि हाफिज सईद को भी हाफिज सईद जी कह देते हैं, ओसामा को तो इनकी पार्टी के नेता ओसामा जी बोल ही देते हैं, ओसामा साहब बोला ही जाता है। निखिल जैन, आपने ही कहा ना कि ये भारतीय संस्कृति का ज्ञान दे रहे थे कि इंडियन कल्चर में किसी को भी सम्मान दे देंगे।
तो जो मर्डर है उसको भी सम्मान देते हैं, जो आतंकी है उसको भी सम्मान देते हैं, क्या दिक्कत है? राकेश भाई इनसे ये पूछेगा जिन्ना के खानदान से फंडिंग क्यों ले रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, एनडीटीवी की रिपोर्ट है और कल वाइडली रिपोर्ट हुआ था ये, इस रिपोर्ट में क्लियरली लिखा हुआ है पुलिस ने लाठीचार्ज करा था। इस प्रोटेस्ट में भी कुछ लोग जो नहीं, मैं आऊंगा उस पर, विजय शर्मा रिप्लाई करेंगे, सुनिए निखिल जैन। लेकिन आपने कहा ना नाजिया, इन्होंने कहा ना कि भारतीय संस्कृति में है जी कह देना, क्या दिक्कत है? बहुत अच्छी बात है। राकेश जी हर हर महादेव, और सभी को पैनलिस्ट को भी हर हर महादेव। हमने तो सुना ही है, दिग्विजय साहब बोलते थे ना, भगोड़े जाकिर नायक को भी बोलते थे जाकिर नायक साहब, और जब उसकी इस्लामिक प्रीच होती थी और उस इस्लामिक प्रीच पर वो जिहाद की बातें किया करता था और कत्लो आम की बातें किया करता था, भगोड़ा जाकिर नायक जो अभी एड्स का मरीज हो चुका है पूरा खानदान, उसको मंच पर चढ़ करके कितना ऑनर दिया जाता था। दिग्विजय साहब तो बोलते ही थे, हाफिज सईद साहब बोला जाता था। और देखिए दुर्भाग्य है हमारा, हम तो बहुत युवा है, मिलेनियम में आते हैं, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री यासिन मलिक के साथ दस्तरखान शेयर किया करते थे और रेड कारपेट बिछाया जाता था। आप सोचिए मनमोहन सिंह साहब जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन वो आतंकियों के साथ बैठ करके जिसने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड किया और बेनजीर भुट्टो के कहने पर मस्जिद के लाउड स्पीकर से जो अनाउंसमेंट होता था उस पर यासिन मलिक पूरी कार्रवाई पंडितों पर करता था, कश्मीरी पंडितों पर, उसको मनमोहन सिंह साहब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लेकर बैठा करते थे दस्तरखान पर। अब दूसरी बात आती है, 2 मई 2016 को फरहाद हकीम जो ममता बनर्जी साहिबा के सबसे करीबी, लाडले, प्यारे, दुलारे जो मंत्री हैं, मेयर है, बहुत सारी पदों के मालिक है पश्चिम बंगाल में, उन्होंने 2 मई 2016 को साफ कहा था पाकिस्तान के पत्रकार और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट द डॉन को कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है। तो जब कोलकाता मिनी पाकिस्तान घोषणा हो ही चुका है तो फिर संतों पर लाठी नहीं बरसेगा तो किस पर बरसेगा, साधुओं पर लाठी नहीं बरसेगा तो किस पर बरसेगा? ठीक जो चीज तौसीफ खान, ठीक है तौसीफ खान, एक मिनट, तौसीफ ने नहीं बोला अभी तक। तौसीफ खान, कोलकाता मिनी पाकिस्तान इसीलिए लाठी बरस गई, ये सवाल आ रहा है नाजिया की ओर से। फिर सवाल यह भी है कि बाबरी मस्जिद बन जाती है, उस पर बड़ी खामोशी है। हुमायूं कबीर को 1 साल से बोल रहे थे बाबरी, कुछ नहीं हो रहा था, आखिरी समय में पार्टी से चलो सस्पेंड किया, निकाला, जो भी किया, लेकिन फिर भी खामोशी नहीं बोलते हैं, लेकिन लाठी बरसाने में तेज है। नहीं, ये सारे हथकंडे जो है कुछ असर नहीं देने वाले। 2026 का जो इलेक्शन है, ये सारे हथकंडे आज जो आप देख रहे हैं, जो हुमायूं कबीर कर रहे हैं, या ये सब जो भी बीजेपी भेज देती है बंगाल हाई कमीशन के पास में अपने वर्कर्स को और कहती है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट करो, हड़दम मचाओ, और फिर उसी बीजेपी की पॉलिसी है कि हमें कमीशन को जो है बांग्लादेश हाई कमीशन को प्रोटेक्ट करना है, पुलिस को पूरा जो है जिम्मेदारी निभाना है। तो ये सारे हथकंडे जो है पहले भी अपनाए गए हैं। पिछले 3 चुनाव से बीजेपी जोर शोर से कोशिश कर रही है, वो पैसे से, वो अपने एजेंसीज से, वो छल से, हर तरीके से बीजेपी ने सारे टैक्टिक्स अपना लिए, फिर भी वो हार गई। एमपी इलेक्शन हारी, पंचायत इलेक्शन हारी, पिछले 2021 का इलेक्शन हारा। तो बीजेपी को 2026 में फिर से वही हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो वोट ममता बनर्जी के पीछे खड़ा है, ममता बनर्जी वाहिद एक मास लीडर हैं पूरे देश में जिनको जनता का सपोर्ट है, जो जनता के बीच में रहती है। आज भी कोई जनता चाहे ममता बनर्जी से मिल सकती है, एसआईआर का विरोध कर रही है ममता बनर्जी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को कह रही है कि पब्लिक का वोट उनको मिलता है, तो पब्लिक जो उनको जिता देगी। भद्दे काम नहीं आने वाले, ऐसे कितने पार्टी बनाए गए। अभी हुमायूं कबीर जो एक नया पार्टी, क्या उन्नयन, क्या कुछ नया पार्टी बनाया उन्होंने। पिछली दफा जो है नवाज सिद्दीकी ने एक बना दिया था, एक नौशाद सिद्दीकी ने एक पॉलिटिकल पार्टी बना दिया था। तो ये सब होते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के कितने पार्टी बने, आए गए, लेकिन ममता बनर्जी अपनी जगह पे बिल्कुल खड़ी है मजबूती के साथ, क्योंकि देश की जनता उनके साथ है। एक मिनट, नाजिया ने कुछ बोल रही थी लगातार, पता नहीं आपके कानों में आवाज गई या नहीं गई, खैर गई होगी तो जवाब दे दीजिएगा। लेकिन मैं एक बात और कह रहा हूं, बहुत लोग आए होंगे 26 में क्या होगा, तौसीफ ये तो वक्त बताएगा। आप सवाल पूछिए, आपके सवाल का नहीं ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कि 26 चुनाव में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। जनता किसके साथ होती है जनता तय करेगी।
बाबरी मस्जिद पर एकदम खामोशी, लाठी बरसाने पर आपने 2-3 मिनट बोल गए, एक शब्द आप बोलने नहीं गए कि क्या ऐसा आ गया था कि लाठियां बरसा देनी पड़ी। हिंदू मारा गया बांग्लादेश में, उस पर एक शब्द आपकी पार्टी, जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उस पार्टी के नेताओं का बयान नहीं आता है। कोई नहीं, जो देखिए, इस पे ममता बनर्जी ने शुरू से स्टैंड क्लियर रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार का जो पॉलिसी रहेगा वही पॉलिसी को ममता बनर्जी सपोर्ट करेंगे। अगर बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार चाहती है कि यूनुस से बात ना किया जाए, वो उनको सपोर्ट करती है। ममता बनर्जी चाहती है कि भाई मोदी सरकार जो है यूनुस से बात करें, लेकिन मोदी जी की मुलाकात हुई थी कुछ महीने पहले, तो वो लोग हंस करके कुछ बातें कर रहे थे यूनुस सरकार से, मिस्टर यूनुस से। तो देखिए, जो मोदी जी का पॉलिसी है, ये फॉरेन पॉलिसी है ना, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, तो यहाँ तो केंद्र सरकार कहती है तौसीफ खान के हटाओ, घुसपैठियों को निकालो, घुसपैठी देश में रहने नहीं चाहिए, एसआईआर से घुसपैठियों को बाहर कर दिया जाएगा। तब तो आप लोग उसका विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तब तो नहीं सोचते कि केंद्र सरकार चाह रही है कि घुसपैठियां निकाल दिए जाए तो घुसपैठियां बाहर हो जाए। कहाँ घुसपैठी नहीं, लाइन लगी, 10 सेकंड सीमा पर लाइन नहीं लगी। 50 से ज्यादा लाख नाम काट दिए, अब वो मृत जो लोग मर गए उनका नाम, वो तो नहीं बोल रहे कि घुसपैठियों का नाम है, क्योंकि घुसपैठियों का नाम बोलेंगे तो वो खुद फंस जाएंगे। तो बांग्लादेश की सीमा पर कौन था जो लाइन लगी थी? भाषण में कहा है, जो लाइन लगी थी तौसीफ, अंदर बांग्लादेश में घुसने के लिए होम अफेयर्स ने, ये कौन थे लोग, डेटा प्रेजेंट किया है, कौन थे लोग जो लाइन लगी हुई थी? ये अमित शाह, देखिए, ये अमित शाह जी के कंट्रोल में, अमित शाह जी बॉर्डर खोलते हैं, किन लोगों के लिए खोलते हैं, क्यों अंदर बुलाते हैं, उनको क्या नागरिकता देते हैं, ये सारा जो है डिपार्टमेंट अमित शाह जी का है। अमित शाह जी आज के देश में एक होम मिनिस्टर, पार्ट टाइम होम मिनिस्टर, फुल टाइम डी फैक्टो बीजेपी प्रेसिडेंट एंड फॉरएवर बीजेपी के चीफ इलेक्शन कैंपेनर और चीफ इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट। ये अमित शाह जी एक बड़ा रोल निभा रहे हैं, उनके ऊपर में पावर है भाई, वो जो इनके स्टेट गवर्नमेंट सकती, स्टेट गवर्नमेंट का लिमिटेड रोल, अब इनको चुप कराइए, कोई पावर नहीं होता है चुप कराइए को इंटरनेशनल मैटर्स में बोलने के लिए। आप ये बताइए, आपके बॉबी हकीम क्या कहते हैं कि मैं अल्पसंख्यक चाहता हूं कलकत्ता में हिंदुओं को, उसका जवाब दे दीजिए। दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं, ये एक्शन का रिएक्शन है, कांग्रेस पार्टी, राशिद अल्वी क्या बोलते हैं कि यहां मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। इस तरह से उनके, आप जो वहां भीड़, उन्मादी भीड़ ने मारा था एक हिंदुओं को, उसके साथ खड़ी है, उनका समर्थन कर रही है, जस्टिफाई करने के लिए तुले हुए हैं। और हुमायूं हजारों लोगों के साथ वहां नमाज अदा करता है, एक लाठी तो क्या, एक पुलिस वाला उनको नहीं रोकता, और यहाँ बेहोश पड़े हैं साधु, उनके ऊपर लाठी बरसाई जाती है। कैसी निर्मम तरीके से ये ममता दीदी है, और बात बात पे सड़क पर उतरने वाली ममता दीदी अब कहाँ है, अब कहाँ छुपी बैठी है ममता दीदी, बताइए जरा मुझे। और जहां तक आपकी बात है बाढ़ लगाने की और घुसपैठियों की, 450 किलोमीटर पे हमने 7 बार देश के होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंगें की हैं, 10 रिमाइंडर भेजे इनको, आप जगह मुहैया क्यों नहीं कराते हो, बताइए आप मुझे। हमने तो बाढ़ लगा दी ना 1650 किलोमीटर पे बांग्लादेश बॉर्डर पे, की जनता बहुत अच्छे से समझती है। आप जवाब बताइए, तौसीफ भाई, हुमायूं कबीर को तो आप लोगों ने कहने के लिए निकाल दिया, चलिए आपके पास एक ग्रे लाइन भी है कि वो तो निकाल ली है, बीजेपी फंड कर रही है, एक मिनट दीजिएगा विजय शर्मा। लेकिन जिन फिरहाद हकीम का नाम लिया नाजिया ने अब से थोड़ी देर पहले, वो तो मेरे हिसाब से अभी आपकी पार्टी में ही है, जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था, इस्लाम में जन्म नहीं होना दुर्भाग्य की बात है। नहीं, ये मामला लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुका है, मुझे याद है, हम लोग भी टीवी में डिस्कस कर रहे थे, तो बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना मीडिया में, इसके ये कोई नया बात नहीं है। प्रतियोगिता में पोर्ट एरिया में, जहां तक बात हुमायूं कबीर का है, देखिए बीजेपी के पास में हजारों हजार करोड़ रुपया, हजारों हजार इतना रुपया है बीजेपी के पास में, आप और हम सोच नहीं सकते। बीजेपी जिसको चाहे ऐसे करके खरीद लेगी, बीजेपी जिसको चाहे ऐसे पैसा फेंक देगी। बीजेपी ने पैसा फेंक दिया, एक पॉलिटिकल पार्टी बना दो, बंगाल में एंटी बीजेपी वोट को डिवाइड कर दो, ये तो स्ट्रेटेजी, ये तो लोग समझते हैं। अंग्रेजों के जमाने में था कि फूट डालो और हुकूमत करो, यानी कि हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांट दो और हुकूमत करो, अंग्रेजों के जमाने। और ये अंग्रेजों के चमचे, ये बीजेपी वाले, इनके खानदान क्या थे, अंग्रेजों का जूता पॉलिश क्या करते थे, अंग्रेजों की चापलूसी क्या करते थे, भगत सिंह को और सुखदेव राजगुरु इन लोगों की जो है खबर ला करके दिया करते थे। नाजिया, तौसीफ मेरे हिसाब से आपको सुनकर अनसुना कर रहे हैं, आपको सुनकर शायद अनसुना कर रहे हैं,
लेकिन तौसीफ भाई, अगर बीजेपी को पैसा ही अगर आपके हिसाब से दे दिया तो फिरहाद हकीम को बीजेपी नहीं पैसा दे पाई, और फिर ये लाठी चार्ज कराने के लिए भी पैसा दे दिया क्या? नहीं, बीजेपी ने कहा लोगों को कि जा करके $1 हाई कमीशन के सामने तोड़फोड़ करो, वो लोग पहुंच गए। फिर बीजेपी का ही पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी है, स्टेट गवर्नमेंट को मानना होगा कि जो हाई कमीशन है उसको पूरा प्रोटेक्शन देना है, तो वहां पे प्रोटेक्शन देना है। ये एक पिक्चर बनाना था। हुमायूं कबीर की बात कर रहे स्टेट हैं। गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर का रोल बहुत कम होता है। ये इंटरनेशनल मैटर में, फॉरेन अफेयर्स में, फॉरेन पॉलिसी में सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है। आज सवाल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से होनी चाहिए, मिस्टर मोदी से होनी चाहिए, मिस्टर अमित शाह से होनी चाहिए। आपकी सरकार ने क्या अगर हम वो चाहे, देखिए वहाँ पे स्टूडेंट लीडर को मरवा देना कोई मसले का हल नहीं है मेरे समझ से, लेकिन अब मोदी जी जो ठीक समझे प्रधानमंत्री के कुर्सी में बैठे हुए, प्रधानमंत्री बैठे हुए पॉलिसी है। तौसीफ सुनिए, आपने क्या कहा अभी? वहां पर स्टूडेंट लीडर को मरवा देना कोई समस्या का समाधान नहीं, शर्म आनी चाहिए तौसीफ खान आपको, जो आप यहां पर बैठकर कह रहे हैं कि हादी को मरवा देने में सरकार का हाथ है। हादी के भाई ने मीडिया के सामने आकर कह दिया है कि यूनुस सरकार ने मरवा दिया। चेहरा सामने आ गया। विजय शर्मा को हल करिए, विजय शर्मा तौसीफ खान का चेहरा सामने आ गया। बांग्लादेश परस्त मसला को हल कर दीजिए, सीधी बात है। शर्म आनी चाहिए इसको, देश से माफी मांगनी चाहिए। ये इनकी चाल चरित्र और चेहरा है टीएमसी का। ये बांग्लादेशी प्रेम इनके नजर आ गया टीवी के ऊपर। यही है, शेख हसीना को ये बैठा पकड़े करके बिरयानी खिला गए, ये पकड़े गए। ये है इनका चाल चरित्र और चेहरा। इनकी मर्जी है, ठीक है, आपकी पॉलिसी शर्म आनी चाहिए। फॉरेन देश के ऊपर इस तरह से उंगली उठा रहे हो, बोलेगी ये बात कमाल की बात है। राकेश भाई, ऐसे व्यक्ति को आप बुलाते हो में स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये ममता बनर्जी ने पहले क्लियरली बोल दिया। आप बताइए सबूत कहाँ है? माफी मांगिए देश से। अब वो चाहे बांग्लादेश के खिलाफ जैसा भी रवैया अपनाए भारत सरकार, सबूत लाइए, स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। अरे बांग्लादेशी भाषा बोल रहे हो, यही तो बांग्लादेश के जो वहाँ सपोर्ट करेगी, चाहे भारत सरकार का जो भी रवैया बांग्लादेश के खिलाफ। तौसीफ खान, एक मिनट, विजय शर्मा, तौसीफ खान सुनिए भाई, सुनिए, ये आप कान में बार बार रिपीट करके आप लोगों को सुना करिए, ये नहीं चलेगा। लेकिन आपने निखिल जान, आता हूं जो दिखा रहे दिखाइएगा, लेकिन जो आपने बात कही है ना कभी, ये आईएसआई की भाषा है, माफ करिएगा। आईएसआई ने जिहादे इस्लामी के आधार पर यूनुस सरकार को सपोर्ट करके मरवा दिया हादी को, और आप यहां पर बैठकर कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने मरवा दिया, तो ये पाकिस्तान और आईएसआई की भाषा आप बोल रहे हैं। तौसीफ खान, और शर्म आनी चाहिए आपको इसके लिए। मैंने कहा कि मोदी सरकार की जो भी पॉलिसी है बांग्लादेश को, जो भी पॉलिसी नहीं, तौसीफ खान आपने कहा है, आपने इस देश की सरकार पर आरोप लगाया है, फॉरेन और आप कहते हैं कि फॉरेन मैटर देखेगी, फॉरेन मैटर देखेगी। आप उसके आधार पर अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स को चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सरकार आने वाली आप ये सुनिए ना, ये हादी का भाई, हादी के भाई ने मीडिया के सामने आकर बोला कि यूनुस सरकार ने मरवाया 2026 में बीजेपी, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तौसीफ खान। बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, ममता बनर्जी यहाँ रहेगी। आप जितना चिल्ला लीजिए, जितना ममता बनर्जी को गाली दे दीजिए। नहीं, मैंने क्या गाली दे दी? ममता दीदी मैंने कौन सी गाली दे दी? बन गई है, मैंने कौन सी गाली दे दी? आज आप लिख लो, ममता दीदी दोबारा नहीं आएंगी। नाजिया, ये बेहद आपत्तिजनक, और मैं यहाँ पर कम से कम सबसे राय लूंगा कि क्या ये सहमत है ये कहना कि मरवा दिया सरकार ने हादी को? हाँ, मैं आ रहा हूँ, इसके तुरंत बाद आ रहा हूँ, एक मिनट दीजिए। राकेश जी, जिस हिसाब से जिन्ना जो सुन्नते रसूल की दाढ़ी नहीं रखता था, जो कोट पैंट पहन करके अपने इस्लामिक होने का डंका पीटता था, उसके समर्थक, और ये जमाते इस्लामी और हरकतुल इस्लाम और आईएसआई के समर्थक, जिस हिसाब से यहाँ पर नेशनल मीडिया और इतने बड़े मीडिया चैनल पर जो अपना हिजाब खुद खोल रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता सुन रही है इनको, और तय करेगी कि इनको क्या परिणाम मिलना चाहिए। जिस तरीके से लेफ्ट फ्रंट को बंगाल की जनता ने लात मारा था, उसी तरीके से तृणमूल कांग्रेस को भी बंगाल की जनता दिखाएगी इनकी औकात। ये आईएसआई का जुबान और ये आईएसआई की मानसिकता और ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने, मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने, मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने। मेरे साथ बदतमीजी मत करना तुम। नहीं, इसमें क्या बदतमीजी हो गई नाजिया, प्लीज? नहीं, इसमें क्या बदतमीजी हो गई? वो एक कहावत उन्होंने कह दी,
इतना भी नहीं, इसमें कोई बदतमीजी वाली बात नहीं है नाजिया। जैसे आप अपनी बात करिए, उन्होंने कह दिया कि ठीक है मुंगेरी, ये कहावत है, आप भी उसका कोई जवाब दीजिए, आप भी उसका कोई जवाब दीजिए, अपने तर्कों से जवाब दीजिए। लेकिन मैं आता हूं धर्मेंद्र यादव, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। तौसीफ के स्टैंड के साथ हैं आप? आता हूं, इसके बाद निकल। राकेश भाई मुझे बोलने का मौका दीजिए, कम से कम आपके चैनल पे बैठा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की गुलामी करते करते जिस माफी वीर को ये वीर कहते हैं, उन्होंने लिखित में माफी मांगी है पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने, और उनको ये वीर कहते हैं। और रही बात दूसरी, जो अभी नाजिया बहन कह रही थी, नाजिया बहन सारी घटनाओं को बता दिया कि मनमोहन सिंह साहब किसके साथ बैठे थे, किसके साथ खाना खाए थे, लेकिन बिरयानी वीर की बात एक बार भी नहीं बताई। अगर बिरयानी वीर जाके बिरयानी खा के चले आए प्रोटोकॉल तोड़ के, वो देशभक्ति है, वो राष्ट्र प्रेम है, वो हिंदुत्व है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा नहीं तिहरा नहीं, जितना भी हो सकता है, वो जो चरित्र है पूरे देश के सामने है। भारतीय जनता पार्टी जिस कट्टरपंथ को जन्म दे रही है इस देश के अंदर, पूरे देश को स्थिर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चंद फायदे के लिए, किसी प्रदेश में सरकार बनाने के लिए। बता दीजिए जो तौसीफ ने कहा, आदि को लेकर जो कहा, वो कौन सा पंथ है, जरा उस पर भी बोल दीजिए। मैं फिर वो कट्टरपंथ का ही उदाहरण है। अगर किसी को आप कोई माइनॉरिटी में हो किसी देश के अंदर, और उसको मार दिया जाए इस निर्ममता से, तो जो कहा आदि की मौत को लेकर, उसकी हत्या को लेकर, क्या आप उस स्टैंड के साथ हैं? उसी का वही नहीं, उन्होंने क्या कहा तो बताइए, मैंने तो सुना ही नहीं। नाजिया बहन बोल रही थी बीच में। सुनेंगे, तब से हाथ उठाए जा रहे थे कि मुझे अपना स्टैंड बताना है, मुझे अपना स्टैंड बताना है, और अब स्टैंड पूछना हो तो मैंने सुना ही नहीं। स्टैंड तो बता रहा हूं मैं, स्टैंड आप बताने कहां दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी चाहती है पूरे देश के अंदर एक कट्टरपंथी विचारधारा लागू हो जाए। हादी की मौत को ये कह रहे हैं सरकार ने करवा दिया। आप ये मान रहे हैं, आप इससे सहमत हैं? आप जो है टीएमसी के स्टैंड के साथ हैं? नहीं, मुझे अब मेरी बात सुन लीजिए, वो स्टैंड थोड़ा ना उनका, वो तो बयान दिया उन्होंने। स्टैंड क्या होता है तो बोलिए ना, स्टैंड पे तो स्टैंड ही है, बयान से ही स्टैंड क्लियर होता है। उन्होंने अपने आप जो बयान देते हैं वही पार्टी का आपका स्टैंड माना जाएगा। अरे राकेश भाई, वो अरे भाई उन्होंने बयान दिया है ना, अब उस बयान के पीछे क्या तर्क है उनसे पूछिए। मैं उनके तर्क में क्या बता सकता हूँ कि मुझे क्या पता। उसका समर्थन या विरोध नहीं करेंगे, आपको जस्टिफिकेशन उसका समर्थन या विरोध नहीं करेंगे। जब उसके बारे में जानकारी नहीं है तो हम समर्थन विरोध कैसे? राकेश भाई, किसी बात की जानकारी है, मुझे नहीं पता किसने मारा, तो मैं कैसे समर्थन करूं उसे? कैसे जब मुझे नहीं पता किसने मारा, वो कह रहे हैं मजबूरी समझ रहा हूं, ये वही मजबूरी है जिसमें जिन्ना को साहब कहना पड़ता है। लो ठीक है, जब धर्मेंद्र यादव, ये वही मजबूरी है जिसमें जिन्ना को साहब कहना पड़ता है। अब ये वही मजबूरी है जिसमें वंदे मातरम शुरू से आप लोगों को विवादित लगने लगता है। मुझे बताइए पहले, ये वही मजबूरी है जब किसी अपराधी खास वर्ग से हो, खास धर्म से हो, और वो मारा जाए एनकाउंटर में, तो भाईचारा खराब होने लगता है। ये वही मजबूरी है। सुन लीजिए, तो आपकी मजबूरी का पर्दाफाश आप खुद कर रहे हैं। चले गए थे, आडवाणी की मजबूरी क्या थी जो चादर चढ़ाने चले गए थे? ठीक है, ये मुझे बताइए। चलिए निखिल जैन, अभी बताइए, आपका भी कोई स्टैंड है या आपने भी कान में रुई डाल रखी थी? रुक जाइए, आप इसके साथ है कि नहीं? निखिल जैन बोलिए। आप मोदी के राकेश जी, मैं तो ये देख रहा हूँ कि कब से मेरे बोलने के बाद से सबने कान में रुई डाल रखी है कि जो हम चर्चा कर रहे हैं कि कलकत्ता में प्रोटेस्टर्स पे लाठीचार्ज करवाया गया, बिल्कुल वैसा ही लाठीचार्ज दिल्ली में करवाया गया। ये रही एनडीटीवी की रिपोर्ट, कल की है, तेजश्री नाम की जर्नलिस्ट है, मल्टीपल मीडिया आउटलेट्स ने कवर करा था। बीजेपी के मित्रों को अपने दिखा दूं, साफ साफ लिखा हुआ है, टू कंटेन द सिचुएशन कॉप्स लाठीचार्ज ऑन प्रोटेस्टर्स। और मजे की बात बताऊं, विश्व हिंदू परिषद के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और पता है वो क्या कह रहे थे? यूनिट सरकार होश में आओ, भारत माता की जय, हिंदू हत्या बंद करो। ऐसे नारे लगाने वाले वीएचपी के संगठन अपने खुद के संघ परिवार के संगठनों पे लाठीचार्ज ये लोग दिल्ली में कर रहे थे, और ये ममता बनर्जी को बोल रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ये देखिए, शेख हसीना के दौरान कितने मंदिरों पे अटैक हो रहे थे। उस शेख हसीना को आज पनाह दे रखी है सरकार ने। 2021 में दुर्गा पूजा के दौरान बहुत मंदिरों पे अटैक हुए। निखिल जैन, उन्हीं शेख हसीना से अगर आज आपको शेख हसीना इतनी बुरी लग रही है, तो उन्हीं शेख हसीना से आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी के आला कमान ने गले लगकर मुलाकात की थी, पूरे खानदान ने मुलाकात की थी, तो नहीं मुलाकात करनी चाहिए थी? मैं भी तस्वीरें दिखाऊं? गले देखिए, गांधी परिवार ने मुलाकात की थी नहीं आज शेख हसीना से? सुनिए, मैं आपको तस्वीरें निकाल कर दूं, अगर शेख हसीना इतनी चुभ रही है तो वो गले लगना क्यों चल रहा था? राकेश जी, मैं बता देता हूं, जब कोई भी किसी देश का प्रधानमंत्री है या फिर एक इंपॉर्टेंट स्टेट एक्टर है, तब तक सबसे मिलेंगे। आपके पास तर्क है, उनके पास तर्क नहीं है। बैठा रखा है, आप मुझे बताइए, आप क्यों? समय थोड़ा कम है, ये हादी वाले पर बताइए, तौसीफ ने जो कहा उस पर आपकी क्या राय है?
मेरी उस पर कोई राय नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तौसीफ ने कहा है, तौसीफ जाने, ना मैं उनका समर्थन करूंगा ना खंडन करूंगा। जो चीज के बारे में मुझे नहीं पता, राय क्यों मैं रखेंगे? नहीं नहीं, आपको दुनिया भर की जानकारी होगी, लेकिन इस पर आपको जानकारी नहीं होगी। हर चीज की जानकारी नहीं है। मैं मोदी जी नहीं हूँ, नॉन बायोलॉजिकल बीइंग नहीं हूँ राकेश जी। नहीं नहीं, ठीक, इंसान हूँ, अपनी क्षमता अपनी लिमिटेशन इंसान नहीं है समझता सर, हूँ। मजबूर इंसान है फिलहाल। आप निखिल जाए इस बात फिलहाल से मजबूर इंसान है, और मजबूरी वोट बैंक की है।